हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जी के जीएस बाय मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज करेंगे हम बंगाल के गवर्नर जो 1757 से 1785 ईस्वी तक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेज प्रमुख डैक था। फ्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इसी कारण फ्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, कार्यकाल 1757 से 1760 व 1765 से 1767। महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके। फ्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बक्सर की विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए परीक्षण व अशुद्धि के नियम को अपनाया गया। प्रमुख घटनाएं: दीवानी की प्राप्ति, व्यापार समिति, श्वेत विद्रोह, सैनिकों को उपहार न दोहरा भत्ता बंद, द्वैध शासन। वर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा, जबकि प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार पीवल स्पीयर ने उसे भविष्य का अग्रदूत कहा। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली। जॉन जेफानिहाय होलवेल, कार्यकाल 1760। महत्वपूर्ण कार्य: यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर बना। इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। हेनरी वेसिंटार्ट, कार्यकाल 1760 से 1765। महत्वपूर्ण कार्य: बक्सर के युद्ध के समय वेसिंटार्ट ही बंगाल का गवर्नर था। हैरी वेरेलस्ट, कार्यकाल 1767 से 1769। महत्वपूर्ण कार्य: द्वैध शासन के समय ये बंगाल के गवर्नर थे। जॉन कार्टियर, कार्यकाल 1769 से 1772। महत्वपूर्ण कार्य: इनके समय में ही बंगाल में द्वैध शासन जारी रहा। 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। वारेन हेस्टिंग, कार्यकाल 1772 से 1785। महत्वपूर्ण कार्य: यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल 1774 से 1828 तक। ब्रिटिश गवर्नर जनरल मूल रूप से भारत में ब्रिटिश प्रशासन के मुखिया थे। ये कार्यालय फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंट के गवर्नर जनरल के शीर्षक के साथ 1773 में बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, कार्यकाल 1774 से 1785। महत्वपूर्ण कार्य: बनारस की संधि 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 में। फैजाबाद की संधि 1775। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नंद कुमार पर अभियोग 1775। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। महाभियोग: हेस्टिंग भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया। नंद कुमार अभियोग 1775। नंद कुमार जो मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था, उसने हेस्टिंग पर यह आरोप लगाया था कि उसने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख नवाब मुबारकुद्दौला का संरक्षक बनने के लिए घूस ली। वारेन हेस्टिंग ने एलिजाह इम्पे की मदद से जालसाजी के मुकदमे में नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया। इसे न्यायिक हत्या कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक 7 वर्ष तक महाभियोग चला, परंतु संसद ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। सर जॉन मैकफर्सन, कार्यकाल 1785 से 1786। सर जॉन मैकफर्सन ने भारत में अस्थायी नियुक्ति पर मात्र 1 वर्ष कार्य किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793। वर्ष 1786 ईस्वी में
एक उच्च वंश का कुलीन व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत रेखांकित शांति स्थापन तथा शासन के पुनर्गठन हेतु गवर्नर जनरल कर भारत भेजा। गवर्नर जनरल नियुक्त कर भारत भेजा। न्यायिक सुधार। कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत न्याय, प्रशासन तथा कर को पृथक कर दिया गया, अर्थात कलेक्टर की न्यायिक व फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां रह गई। उसने वकालत के पेशे को नियमित बनाया। सिविल सेवा सुधार। कॉर्नवालिस को भारत में न्यायिक सेवा ICS का जन्मदाता माना जाता है। कॉर्नवालिस को ICS का जन्मदाता माना जाता है। प्रथम ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में बने। प्रारंभ में इस परीक्षा की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, जिसे लीटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया। पुलिस सुधार। कॉर्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकारों को समाप्त कर थानों की स्थापना की और वहां एक दरोगा व कुछ पुलिस नियुक्त किए। अंग्रेजी दंडनायकों को जिले की पुलिस का भार दिया गया। कॉर्नवालिस ने पुलिस तथा न्यायिक प्रशासन को सीधे अपने अधीन ले लिया। राजस्व सुधार। कॉर्नवालिस ने 1787 ईस्वी में प्रांत को राजस्व क्षेत्रों 36 से घटाकर 23 कर दी में विभाजित कर उन पर एक कलेक्टर नियुक्त किया। 1790 ईस्वी में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। शर्त यह थी कि वे कंपनी को वार्षिक कर देते रहें। उसने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने व्यापारिक सुधारों के तहत ठेकेदारों के स्थान पर गुमास्तों तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा माल लेने की व्यवस्था बना दी तथा निजी व्यापार को समाप्त कर दिया। कंपनी के कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाकर बेईमानी व धूर्तबाजी को खत्म करने का प्रयास किया। साथ ही उसने प्रत्येक पदाधिकारी को भारत में आने से पूर्व अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को बाध्य किया। स्थायी बंदोबस्त। बंगाल की स्थायी भूमि कर व्यवस्था पर अंतिम निर्णय कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर के सहयोग से लिया और अंतिम रूप से जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। 1790 ईस्वी में बंगाल के जमींदारों से 10 वर्षीय व्यवस्था की गई, जिसे 1793 ईस्वी में स्थायी कर दिया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिमींदारों को अब भूराजस्व का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। कंपनी ने यद्यपि इसे पूरी तरह से अपने हित में बताया, परंतु शीघ्र ही यह व्यवस्था उत्पीड़न तथा शोषण का साधन बन गई। सर जॉन शोर कार्यकाल 1793 से 1798। महत्वपूर्ण कार्य। ब्रिटिश संसद ने सर जॉन शोर के समय में 1793 ईस्वी का चार्टर पास एक्ट किया। इसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। सर जॉन शोर के समय में निजाम और मराठों के बीच 1795 ईस्वी में खुर्जा का युद्ध लड़ा गया। लॉर्ड वेलेस्ली कार्यकाल 1798 से 1805। महत्वपूर्ण कार्य। 1798 ईस्वी में रिचर्ड काले वेलेस्ली, जिसे मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली के नाम से जाना जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का शेर के उपनाम से प्रसिद्ध था। वह अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध था। सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व भारत में डुप्ले द्वारा किया गया था। सहायक संधि फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने तथा अंग्रेजी सत्ता की शीर्षता स्थापित करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन होते जाते थे, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सहायक संधि करने वाले प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना पड़ता था तथा कंपनी की पूर्व आज्ञा के बिना राजा किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं ले सकता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम: हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804। इन राज्यों के अलावा सहायक संधि स्वीकार करने वाले अन्य राज्य थे: जयपुर
जोधपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर, तंजौर अक्टूबर 1799 व कर्नाटक जुलाई 1801 पर कब्जे के बाद इसके समय में ही 1801 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन किया गया। इसी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802-1803 हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया और टीपू को वीरगति प्राप्त हुई। नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1799 ईस्वी में वेलेस्ली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। 1803 ईस्वी में इसे ने बाल हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने लॉर्ड कॉर्नवालिस कार्यकाल 1805 महत्वपूर्ण कार्य। कॉर्नवालिस पुनः 1805 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने होलकर व सिंधिया को शांत करने का प्रयत्न किया और राजपूत रियासतों से अंग्रेजी कंपनी की सुरक्षा को वापस लेने का प्रयत्न किया। इसी दौरान 1805 ईस्वी में उसकी गाजीपुर में मृत्यु हो गई। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उसकी समाधि है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की उत्तर प्रदेश गाजीपुर में उसकी समाधि है। सर जॉन बारलो महत्वपूर्ण कार्य 1805 से 1807 महत्वपूर्ण कार्य। उसने एस्केप की नीति का कठोरता से पालन किया। उसने सिंधिया को ग्वालियर तथा गोहुद के प्रवेश द्वार वापस कर दिया। गोहुद के प्रदेश वापस कर दिया। राजपूतों से ब्रिटिश सुरक्षा के वापस ले लिया, किंतु उसने राय डायरेक्टरों की आज्ञा के विरुद्ध बैसिन की संधि जारी रखी। इसी के काल में बेल्लोर में सिपाही का विद्रोह हुआ, जिसका कारण फौजी वर्दियों को पहनने, बालों को काटने आदि से संबंधित था, जिसे मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शांत किया। इस विद्रोह के कारण ही बालों को वापस बुला लिया गया। लॉर्ड मिंटो प्रथम कार्यकाल 1807 से 1813 महत्वपूर्ण कार्य। गवर्नर जनरल के रूप में भारत आने से पूर्व वह नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था। इसके समय में पार्सिया के शाह से एक संधि हुई, जिसके अनुसार कोई भी विदेशी सेना उसकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्र में नहीं गुजर सकती थी। 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि में सम्मिलित हुए। संधि पर अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैंटकोफ ने हस्ताक्षर किए। लॉर्ड हेस्टिंग कार्यकाल 1813 से 1823 महत्वपूर्ण कार्य। लॉर्ड हेस्टिंग की नियुक्ति गवर्नर जनरल के रूप में 1813 ईस्वी में हुई। वह भारत में इस दृढ़ संकल्प के साथ आया कि वह देश के कार्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करेगा, किंतु बाद में उसने अनुभव किया कि देश की स्थिति ऐसी है कि उस पर नीति पर चलना संभव नहीं है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816। सर्वप्रथम लॉर्ड हेस्टिंग को नेपाल के विरुद्ध 1814 ईस्वी में कार्रवाई करनी पड़ी। कर्नल निकलसन तथा गार्डनर के नेतृत्व में अल्मोड़ा पर अधिकार करने में सफल हो गए। गोरखा नेता अमर सिंह थापा हार गया तथा उसने शरण ले ली। इसके पश्चात मार्च 1816 ईस्वी में संगोली की संधि पर हस्ताक्षर हुए। संगोली की संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल अंग्रेजों के अधिकार में आ गए तथा गोरखों ने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। पिंडारियों का दमन 1817-1818। हेस्टिंग की पिंडारियों के दमन का श्रेय भी प्राप्त है। यह लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना की कमान स्वयं संभाली, जबकि दक्षिणी सेना की कमान टॉमस हिस्लॉप को दी गई। उनके नेताओं में वालिस मोहम्मद ने सिंधिया के यहाँ शरण ली, किंतु उसने आत्महत्या कर ली। करीम खां को गोरखपुर में एक छोटी सी रियासत दे दी गई और चीतू को शेर मारकर खा गया। अमीर खान को टोंक का नवाब बना दिया गया। 1824 ईस्वी तक पिंडारियों का दमन कर दिया गया। मराठा संघ का अंत। हेस्टिंग द्वारा मराठों को तृतीय युद्ध में पराजित कर मराठा संघ को भंग कर दिया गया। 1 जून 1817 ईस्वी को पेशवा ने अपनी हार स्वीकार कर एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार मराठा संघ समाप्त हो गया। हेस्टिंग ने बाजीराव द्वितीय को
गद्दी से उतारकर 18 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप बिट्ठू नामक स्थान पर भेज दिया। हेस्टिंग के समय में ही एलिफेंट्स ने बंबई में मालवाड़ी तथा रेतवाड़ी व्यवस्था के मिश्रण को लागू किया। बंगाल में रैयत के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिसके अनुसार यदि रैयत अपना रिश्वत किराया देती रही तो उसे विस्थापित नहीं किया जाएगा। लॉर्ड विलियम पीस्ट एमहर्स्ट कार्यकाल 1823 से 1828। महत्वपूर्ण कार्य। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना बर्मा का प्रथम युद्ध तथा भरतपुर का उत्तराधिकारी युद्ध है। उसी के काल में आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 ईस्वी लड़ा गया। इस युद्ध का समापन 1824 के आंडवू की संधि से हुआ, जिसके तहत बर्मा नरेश महाबंदुला ने अंग्रेजी कंपनी को अराकान तथा तनासरीन को प्रांत दिए। मणिपुर की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया और अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिमेंट को रखना स्वीकार किया। 1824 ईस्वी का बैरकपुर विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि ऐसी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।